हेलो, माय नेम इज़ शीतल सहगल एंड इस वीडियो में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, साइंस वाली वीडियो से मैंने बना रखी है ज्योग्राफी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की पूरी बना रखी है। एग्जाम्पलर भी कवर कर दिए हैं और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। अब ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री पे भी आ जाते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले रिसोर्स और डेवलपमेंट चैप्टर का नाम है, कोई भी लाइन मिस नहीं करेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल, जो हमें इन्वायरमेंट से जो भी मिला है ना, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसको यूज़ करा जा सकता है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये सब के लिए हेल्पफुल कौन होता है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी किसकी देन है? इंसान की। देखो, फिजिकल इन्वायरमेंट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे नेचर हो गया। ठीक है, नेचर में ट्रीज़ आ गया, माइंस आ गई, सब फिजिकल इन्वायरमेंट हो गए। टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे तुम्हारा वर्ल्ड बैंक हो गया और यूनाइटेड नेशंस हो गए, सब इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है। और इन सब का सेंटर क्या है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही ये फिजिकल इन्वायरमेंट को स्टार्ट करता है, ऐसा सामान इंस्टीट्यूशंस को चलाता है और टेक्नोलॉजी को बनाता है। सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ करोगे? इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी को मैनेज कौन कर पाएगा? चलो, अब जो प्रोसेस होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, जो चीज़ें हमारे अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, और जब हम उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को किसके कारण हो पा रहा है? वो ह्यूमन बींग्स के कारण हो रहा है। ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। और इंस्टीट्यूशन एसिलरेट माने स्पीड बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट को एनेबल करते हैं। जो डेवलपमेंट की स्पीड है ना, उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। चलो आगे देखते हैं कि हमने रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है। रिसोर्सेज जो है, जो ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, उनको क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से आए हैं? एक होते हैं बायोटेक। बायोटेक मतलब होता है लिविंग। ए बायोटेक जिसका मतलब होता है नॉन लिविंग। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कैसे वो ख़त्म हो सकते हैं? एक रिन्यूएबल, जिसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं। एक नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार गया तो गया। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन उसका हकदार है? ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है। ठीक है, नेशंस भी हो सकते हैं, और इंटरनेशनली भी वो हो सकता है, क्या कहते हैं, उनके ओनर हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कैसा उनका डेवलपमेंट स्टेटस है? पोटेंशियल है, मतलब डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, या फिर अभी संभाल के रखे हुए हैं रिजर्व के फॉर्म में। ठीक है, यही चीज़ ना देखो यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट के बीच में थ्रू बता रखी है। डेवलपमेंट, अब रिसोर्स को डेवलप कैसे करते हैं? रिसोर्सेज वाइटल माने इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज वाइटल होते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और मेंटेन करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी के लिए। ठीक है, देखो ना यार, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या लाइफ की कोई क्वालिटी रह जाएगी? पानी रिसोर्स है, धूप रिसोर्स है। ठीक है, इन सब चीज़ों को, पानी को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाया है ना। ऐसे ही देख लो और क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं तुम्हारे। ए बायोटिक रिसोर्स, सॉइल एक रिसोर्स है, सॉइल से ही तो क्रॉप्स उगते हैं, और क्रॉप्स हमारा पेट भरते हैं। तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रिसोर्स की डेवलपमेंट में। तो देखो, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं इसको, और पर इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई है। डिप्लीशन, रिसोर्सेज ना बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, डिप्लीट होता जा रहा है। जो अमीर तबका है ना सोसाइटी का, वो ज़्यादा, उसके पास पैसा होता है, पैसे में पावर होती है, वो यूज़ कर लेता है। जो गरीब स्टार्टा हो जाता है वो उन्हें रह जाता है। एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्यू हैंड्स में। एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जाना, किसी ही पर्टिकुलर सेगमेंट के पास जमा हो गया है, किसी के पास नहीं है। इस कारण से एक हैव और हैव नॉट क्रिएट हो गया है। इस कारण से हैव और हैव नॉट समझते हो ना, जिसके पास है रिसोर्स और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन के कारण से ग्लोबल क्राइसिस आ गए हैं। अंधाधुंध हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर पतली होकर डिप्लीट हो रही है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है।
ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि हम लाइफ को अच्छे से जी सके और दुनिया में शांति बनी रहे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के हर पार्ट में, और इसी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट भी माना जाता है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट जो हो रही है विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट और शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो बातें हैं, ध्यान से सुनो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो बातें हैं, ऐसी डेवलपमेंट जिसने हमारे फ्यूचर नीड को वो नहीं करा, फ्यूचर की जनरेशन्स के हक को नहीं छीन लिया, उनके रिसोर्सेज ख़त्म नहीं कर दिए, और दूसरा इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किया। अरे सुनो ना, जैसे मान लो कि तुमने सारा पेट्रोल यूज़ कर लिया, अब आने वाले तुम्हारे जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनकी जनरेशन को पेट्रोल ही नहीं बचा है, ठीक है, उनके कोल ही नहीं बचा, नहीं, हमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि जो जनरेशन आने वाली आएगी उनके पास भी कुछ बच जाए, ठीक है। अब देखते हैं, रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसमें ये ब्राज़ील में हुआ था। हेड्स ऑफ द स्टेट क्या होते हैं यहाँ पे? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होंगे। और फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था कन्वीन। अब ये क्यों हुआ था समिट? अच्छा, समिट क्या होता है? जब बहुत सारे लोग लीडर्स, ठीक है, लीडर्स माने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, एक मंच पे आते हैं और डिस्कस करते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है, हाँ इसका सोल्यूशन ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी कंट्री में ये चेंजेस लाओ, हम अपनी कंट्रीज़ में ये चेंज लाएंगे। इस चीज़ को समिट कहा जाता है। रेगुलर बेसिस पे समिट होता रहता है। समिट कन्वेंट किया था एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम, जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट एकदम ही ज़रूरत की टाइम, उसी अर्जेंसी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको एड्रेस करने में ग्लोबल लेवल पे। नेशनल लेवल होता है जब सिर्फ अपनी कंट्री में उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ग्लोबल लेवल माने पूरी इंडिया में सोल्यूशन निकाल रहे हैं। रियो कन्वेंशन एनरोज द ग्लोबल, अच्छा देखो क्या क्या हुआ, कन्वेंशन इस टाइम पे एक एनरोज माने अपनाया गया एक प्रिंसिपल, फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 सारे दुनिया के लीडर्स ने साइन किया था 1992 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस समझते हो ना, जहाँ पे सारे लीडर्स आके अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ये तुम्हारे MCQ में पूछा जाता है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। अच्छा, वीडियो से कुछ समझ आए तो सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, और मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है। चलो, इट्स एन एजेंडा टू कम्बैट माने लड़ना, इन्वायरमेंटल डैमेज से और पॉवर्टी गरीबी से लड़ेंगे, डिजीज़ेस से लड़ेंगे, इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे लड़ेंगे, और ग्लोबली कोऑपरेट करेंगे। कॉमन इंटरेस्ट के बारे में देखेंगे। कॉमन इंटरेस्ट मतलब देखो, USA का भी इंटरेस्ट अच्छा रहेगा है कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज ज़्यादा तेज़ी से ना हो, और इंडिया का भी और अफ्रीका का भी, तो इसे कहते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब हम सब का ही फ़ायदा होगा इसमें। और एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब जैसे इंडिया में पंचायती लेवल होती है ना, वैसे ही हर लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी एजेंडा 21 को अपनाएगी। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग। देखो, अब हमने पढ़ा रिसोर्सेज के प्रकार पढ़े है ना, ऊपर हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्रकार, नेचुरल हो गया, ह्यूमन हो गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। फिर हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट रिसोर्सेज में दिक्कतें क्या थी। फिर हमने पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, और एजेंडा 21 और रियो समिट के बारे में पढ़ा। अगर अब हम आगे पढ़ते हैं रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। किसके बारे में? रिसोर्स प्लानिंग। नाउ लेट्स सी रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखो, रिसोर्स प्लानिंग होती है प्लानिंग जिसमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करा गया है कि हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करेंगे। जुडिशियसली का मतलब क्या है? सोच समझ के, ऐसा अंधाधुंध यूज़ करने नहीं लग जाएंगे, सोचेंगे समझेंगे कि नहीं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बर्बाद नहीं करना है। और ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। क्यों? इंडिया के पास इतना सारा रिसोर्स है। कहते हैं ना यार, कितना भी पैसा हो और अगर आप अंधाधुंध जुडिशियसली खर्च नहीं कर रहे हो तो तुम
ऐसी मतलब सेविंग्स कुछ नहीं कर पाओगे। सिमिलरली हमारे पास भर भर के रिसोर्स हैं, इंडिया इज़ अ रिच कंट्री व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज। पर देखो, अभी तुम देखो इंडिया रिच है, पर कितने सारे इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कितने पुअर है, और कितने डिस्ट्रिक्ट है वो कितने अमीर है। तो ये तो दिक्कत है ना, रिसोर्स है तो सबको एक जैसा तो नहीं मिल रहा है। तो देखो रिसोर्सेज आर डिफिशिएंट इन सम अदर, तो यही लिखा है कि कुछ एरिया तो रिच है रिसोर्सेज में और कुछ में डिफिशियंसी है। ठीक है, अच्छा तुम लोग को मेरा पढ़ाया और समझ आता है ना यार, डू लेट मी नो। हाँ, मुझे एकदम आइडिया नहीं होता है, मुझे प्लीज़ लिख के बताना तुम्हें कैसा लगा, इट फील्स वेरी नाइस। चलो, देर आर सम रीजन, कुछ ऐसे रीजन है जो जिनको कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट, जिसमें पास खुद का ही बहुत सारा रिसोर्सेज है, और कुछ जहाँ पे एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एग्जाम्पल देख लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनके पास बहुत सारे मिनरल और कोल डिपॉजिट है। अरुणाचल प्रदेश के पास तो इतना सारा पानी है। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन याद है ना, ये देखो चाइना से सटा हुआ है क्या, ये देखो, वैसे तो इंडिया का मैप ये लग ही नहीं रहा है, चलो बना देती हूँ। ओ माय बैड ड्राइंग, बट आइडिया तो हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वाला अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसके पास, पर अरुणाचल प्रदेश के पास इतना पानी है पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान के पास इतनी सारी सोलर और विंड एनर्जी है पर वाटर नहीं है। लद्दाख के अंदर ठंडे डेजर्ट है। ठीक है, पूरी कंट्री से आइसोलेटेड है। क्या कल्चर हेरिटेज है, बट पानी ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और वाइटल मिनरल भी नहीं है। दिस कॉल्स फॉर, मतलब ये कहता है कि हमें ना एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे हो रही है। रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ रिसोर्स प्रेजेंट है, कहाँ नहीं है। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जाके तो देखो कि पता नहीं लगेगा। प्रॉपर सर्वे किया जाता है, मैप्स बनाए जाते हैं, क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है, फिर एस्टिमेट करा जाता है कितना रिसोर्स है। सेकेंड, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। स्किल और इंस्टीट्यूशंस आर सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, पूरे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं जो इसका ध्यान रखेंगे कि कितनी ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ को प्रेजेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में तुम लोगों ने सुना है, वो यही काम करता है। इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग के लिए। शुरुआत हुई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। ठीक है, हम ना पहले स्टार्टिंग में 5-5 साल के प्लान बनाते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें डेवलपमेंट कैसे करनी है। अब तो ये कंसेप्ट चला गया, अब नीति आयोग आ गया है। ठीक है, अब नीति आयोग आ गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का अवेलेबल होना तो बहुत ज़रूरी है ताकि उस रीजन का डेवलपमेंट हो, बट सिर्फ अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी नहीं है यार, उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और उसे संभालने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। ठीक है, देर आर मेनी रीजन, कितने सारे रीजन है हमारी कंट्री में जिनके पास रिसोर्सेज तो है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। देखो ना यार, हरियाणा, झारखंड हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा बिहार साइड थोड़ा देख लो, उड़ीसा देख लो, ये सबके पास कितना सारा रिसोर्स है, पर देखो ये इतने डेवलप नहीं है। पर मुंबई देखो, दिल्ली साइड देखो, चेन्नई, बैंगलोर, ये सब देखते हो, इतना तो कोई रिसोर्स है नहीं इनके पास, पर कितने ज़्यादा डेवलप है। तो ज़रूरी नहीं रिसोर्स होने से डेवलपमेंट होगा। आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश राज था इससे हमें पता लगा कॉलोनीज जो थे, फॉरेन इन्वेडर बहुत अट्रैक्ट होते थे कि इस कंट्री के पास इतना रिसोर्स है, और टूट पड़ते थे उस रिसोर्स को हथियाने के लिए। इट वॉज प्राइमरी द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज, जिसने हेल्प करी एक्सप्लॉइट करने के लिए रिसोर्सेज ऑफ द अदर रीजन एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी। तो बेसिकली इस टाइम पे हम देखते हैं कि ये कॉलोनीज़ जो थी ना, ये जो बाहर की कंट्रीज़ आई थी हम पे राज करने, इन्होंने हम पे हमारे रिसोर्सेज को हमसे लिया, और पूरी देखो ना कितने ज़्यादा खुद डेवलप हो गए। तुम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, तुम ब्रिटेन में जाओ, उसके अगल बगल फ्रांस में जाओ, कितनी डेवलप्ड है।
पर देखो ये डेवलपमेंट हमारे कॉस्ट में हुई ना, देयरफॉर रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में जब प्रॉपर टेक्नोलॉजी और चेंजेस हो। इंडिया ने ये डिफरेंट फेजेस पे एक्सपीरियंस भी करा है। आज तो इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप है ना मेरा प्यारा भारत के पास आज बहुत कुछ है, पर जब आज़ाद हुआ था तब इतना नहीं था। देयरफॉर डेवलपमेंट इन जनरल रिसोर्सेज इज़ पर्टिकुलरली, तो इससे हमें ये पता लग रहा है अवेलेबिलिटी से काम नहीं चलेगा भैया, आपको अवेलेबिलिटी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। चलो आगे पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्स को कैसे देखो, इरेशनल मतलब बिन सोचे समझे यूज़ करेंगे या फिर कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेंगे ना तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे पोल्यूशन हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं, गरीबी और अमीरी के बीच में डिफरेंस बढ़ सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, कंसर्न है लीडर्स का। फॉर एग्जांपल गांधी जी तो कहते थे हमारे पास इनफ है सबकी नीड पूरी करने के लिए, पर इतना नहीं है कि सबकी लालच ग्रीड भी पूरी कर पाए। उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल को एक्सप्लॉयटेटिव नेचर में बोला और बोला रिसोर्स डिप्लीशन का ये मेजर कारण बनेंगे। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, ये कहते थे इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है और रिप्लेस करो प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब बहुत सारे लोग मिलके छोटी चीज़ प्रोड्यूस करें, कम चीज़ प्रोड्यूस करें, रादर कम लोग मिलके बहुत सारी चीज़ प्रोड्यूस करें। सोचो ना, जब बहुत सारे लोग मिलके कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो सबको जॉब्स मिलेगी, ठीक है, और हमारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन भी सही से होगा। अब इंटरनेशनल लेवल में एक है क्लब ऑफ रोम, जिसने बोला रिसोर्स कंजर्वेशन फर्स्ट टाइम इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक वे। क्लब रोम में इन्होंने ना गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसको प्रेजेंट किया था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कम है पर सुंदर है। ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जिसके अंदर हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं, लालच के मारे सारी चीज़ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, ठीक है। और एक बुक भी निकाली थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म, हम लैंड पे रहते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, हम दस लैंड तो एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सपोर्ट करता है वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती तो लैंड में है ना यार, फैक्ट्रीज हवा में थोड़ी लगाओगे, फैक्ट्रीज़ को भी तो लैंड पे रखोगे। हमारे जानवर लैंड पे रहते हैं, हम लोग खाना जो खाते हैं वो भी हमें लैंड से मिलता है। तो देखो ये लैंड रिलीफ समझते हो, रिलीफ मतलब कि वहाँ प्लेन्स है, वो माउंटेन्स है या फिर वो प्लेटोज है, उसे रिलीफ कहते हैं। लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर इंडिया में, देखो मेजर लैंड इंडिया की बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेटू है। प्लेटू समझते हो, पठार कहते हैं, ऊंचा लैंड, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब ये ना लैंड यूटिलाइजेशन जो मैं बताऊंगी अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे MCQ बन के ज़रूर आता है, तो ध्यान से सुनना। इंडिया जिसके पास लैंड को यूज़ करा जा रहा है रिलीफ फीचर में, इसके पास ये बता रखे 43% तो प्लेन्स पे हैं, जो प्लेन्स पे है ना तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री होगा। फिर 30% जो कंट्री का एरिया है वो इसमें रिवर्स वगैरह बहती है जो माउंटेन्स के अंदर आ रहा है, और 27% प्लाटू रीजन है, जहाँ प्लाटू होता है वहाँ पे तुम्हें मिनरल्स मिलते हैं, वहाँ पे तुम्हें फॉसिल फ्यूल मिलता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो शुरुआत की थी हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर की, जिसमें हमने रिसोर्सेज के प्रकार पढ़े, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, डेवलपमेंट ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा। फिर हमने रियो डी जेनेरियो की मीटिंग के बारे में पढ़ा, एजेंडा 21 के बारे में पढ़ा। फिर हम पहुँचे रिसोर्स प्लानिंग पे। रिसोर्स प्लानिंग पे हमने पढ़ा ढंग से रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कहीं ए डेफिशिएंसी, कहीं बहुत सारा रिसोर्स, ऐसी कंडीशन बन के आ जाएगी। फिर प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है।
रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान बनते थे पर अब ऐसा नहीं होगा, और कैसे कॉलोनाइजेशन के टाइम में रिसोर्स प्लानिंग डिफरेंट थी और आज की डेट में इट इज़ डिफरेंट। फिर हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। लैंड रिसोर्सेज के बारे में तुम क्या जानते हो? लैंड रिसोर्सेज के बारे में जाने कि इंडिया में कितना प्लेन्स है, कितना माउंटेन है और कितना प्लेटू है। चलिए अब हम पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन और कैसे पैटर्न से लैंड इंडिया में यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन और सॉइल के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बारे में अगर हम बात करें लैंड रिसोर्सेज का क्या क्या पर्पस हो सकता है यूटिलाइजेशन का, वो फॉरेस्ट में लैंड, अच्छा जितना भी लैंड रिसोर्स है उसको फॉलोइंग पर्पस के लिए, या तो फॉरेस्ट के लिए एक पार्ट हो गया लैंड जो कि अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, जिसमें तुम फसल नहीं उगा रहे, उसको फर्दर तुमने डिवाइड कर रखा है ना बैरन और वेस्ट लैंड में। बैरन लैंड होता है बंजर ज़मीन जिस पे कोई क्रॉप नहीं लगा। फिर दूसरा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है? जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, जैसे सड़कें बनी हुई है, फैक्ट्रीज लगी हुई है। और बाकी अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सा होता है? जो परमानेंट पैस्चर वाला लैंड होता है, ग्रेजिंग लैंड होता है। परमानेंट पैस्चर वाला लैंड समझते हो? जहाँ पे हमेशा थोड़ा थोड़ा वो पास्चर जो जिस पे फीड करता है गाय भैंस आके, बकरी चारा वगैरह खाती है ना, उसे पास्चर कहते हैं, ग्रेजिंग लैंड भी कहते हैं। अब देखो लैंड अंदर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मतलब इसमें कोई भी पेड़ उगा हुआ है। कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जिस पे वेस्ट लैंड है पर मतलब कभी उस पर कल्चर्ड हुआ था, मतलब कभी उस पर क्रॉप्स उगते थे पर पिछले 5 साल से या उससे ज़्यादा से कोई भी क्रॉप नहीं उगे। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड के अंदर आते हैं करंट फैलो। करंट फैलो लिव विदाउट कल्टीवेशन, 1 साल से ऊपर हो गया उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है। और करंट फैलो के अलावा देखो फैलो लैंड में करंट फैलो था, और अदर दैन करंट फैलो लैंड जो मतलब और 1 साल 1 से 5 साल के बीच में जो अनकल्टिवेटेड रह गया है उसको अदर देन करंट फैलो लैंड के अंदर आएंगे। फिर आता है नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? कितना एरिया जहाँ पे तुम्हारा जो क्रॉप है वो बोया गया और उसको हार्वेस्ट करा गया। ठीक है, और एक होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसका मतलब है एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल में 2 से ज़्यादा बार उसमें क्रॉप लगाए, उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हम क्या 2 चीज़ पढ़ रहे हैं एक बार से क्लियर करते हैं। हम पढ़ रहे हैं एक नेट सोन एरिया, कितने क्रॉप लगा, मतलब इसमें बोला है कि 1 साल के अंदर उसके अंदर कौन सा क्रॉप लगाया और कैसे उसे हार्वेस्ट करा। और एक हम पढ़ रहे हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसमें बोला है कि 1 साल में 1 से ज़्यादा बार जब हम क्रॉप लगाते हैं एक एग्रीकल्चर लैंड पे, उसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। अब देखो लैंड को किस तरीके से इंडिया में यूज़ हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है। ठीक है, पहाड़ है, प्लेन्स है, या फिर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है। अब आगे देखो जोग्राफिकल एरिया इंडिया का ना 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज़ अवेलेबल, पर हमारे पास सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है। और एक्सेप्ट असम नॉट फुली डन, कुछ जगह पे हमने सर्वे अच्छे से अभी भी नहीं कर रखे, और कुछ तो ये पाकिस्तान वाले अपना समझ के बैठे हुए हैं हमारा एरिया, उसमें भी हम सर्वे नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे लिखा भी है पाकिस्तान और चाइना वाला। लैंड जो कि परमानेंट पास्चर की तरह यूज़ होता था वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। परमानेंट पास्चर क्या होता है? परमानेंट पास्चर मतलब वो लैंड जहाँ पे गाय भैंस आके चर सकती है, वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर वो डिक्रीज़ होगा तो हमारे हमारी गाय भैंस की पॉपुलेशन का होगा क्या? उनको भी तो खाना चाहिए। और दिक्कतें देखो, हेंस दीज लैंड आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस अ ईयर अबाउट 3 years टू इंक्रीज द नेट सोन एरिया। और हम क्या देख रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड आर आइदर पुअर क्वालिटी। हम क्या करते हैं, एक ही लैंड पे बार बार क्रॉप उगाने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी जाती है। हाँ, तुम भी सोचो ना यार, तुम्हारे पास अगर लैंड होगा तुम भी तो पैसा वसूल करने की कोशिश करोगे, और हमारी कंट्री में फार्मर्स इतने ज़्यादा प्रॉस्पर नहीं करते हैं। ठीक है,
तो इस कारण से वो एक ही लैंड पे बार बार क्रॉप्स उगाते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट, द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया। कितना सारा एरिया जिसमें क्रॉप लगाया गया है हर स्टेट का अलग अलग है। अगर तुम पंजाब में जाओगे तो 80% खेत ही देखोगे। ट्रैवल करके जाते हो ना, जैसे हिमाचल गए या फिर कश्मीर साइड गए, तो तुम देखना हाईवे में तुम्हें बहुत सारी खेती दिखेगी, पर तुम अगर दिल्ली में जाओगे तो खेत नहीं दिखेंगे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट नेट सोन एरिया होता है, और सॉरी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नेट सोन एरिया होता है। वही बोला कि 10% से भी कम है भाई। अगर तुम मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में जाओगे तो इतना क्रॉप नहीं मिलेगा। चलो 2 मिनट का ब्रेक लो, सुनो क्या क्या पढ़ा। ऐसे कभी सुनते सुनते ध्यान भी तो इतना भटकता है। हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो की समिट के बारे में पढ़ा था, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा है, ठीक है, और लैंड यूटिलाइजेशन वाला ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें ट्रिपल स्टार में मार्क कर दो तब भी कम है। लैंड यूज़ पैटर्न पढ़ा, कैसे कैसे लैंड को यूज़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो फॉरेस्ट एरिया जो हमारी कंट्री का होता है वो बहुत कम है, 33% है जोग्राफिकल एरिया में। इट वॉज आउटलाइन फार लोअर देन द डिज़ायर्ड। अच्छा देखो, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री का 33% एरिया फॉरेस्ट लैंड हो, पर इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। और 33% होने से एसेंशियल ये ज़रूरी है ताकि एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। और बहुत लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। फॉरेस्ट से उनको कि देखिए, अपार्ट फ्रॉम लैंड इन टर्म्स ऑफ वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर एग्रीकल्चर यूज, वेस्ट लैंड के अंदर क्या क्या आएगा, रॉकी हो गया, एरिड डेजर्ट्स हो गया, और फिर आर नॉट पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यहाँ पे रॉकी एरिया हो गया, एरिड एरिया हो गया, डेजर्ट हो गया। अब इसके अंदर इसको कहीं और यूज़ कर लेते हैं, इनसे रोड बन जाती है, इन पे रेलवेज डल जाती है, एग्री इंडस्ट्रीज़ डल जाती है। और एक बात को ध्यान से सुनो, कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं ना लैंड को विदाउट उसको मैनेज करे हुए, तो लैंड डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। लैंड क्या हो जाता है, लैंड हमारा डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। अगर हम कंटिन्यूसली बिन सोचे समझे लैंड को यूज़ करते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा लैंड डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कैसे हमारा लैंड ख़राब हो रहा है और कैसे उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। हमने पढ़ा है वी हैव शेयर्ड आवर लैंड, हमने पहले भी तो पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करा। मतलब जो हमारा आज का लैंड है वो हमें कहीं से मिला था ना, हमें पूरा हमारे पूर्वज समय मिला। 95% जो हमारी बेसिक नीड है, खाने की, रहने की, कपड़ों की, ये हमें लैंड से मिलती है। ह्यूमन एक्टिविटी से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, बट ऑल्सो नेचुरल फोर्सेस ने भी लैंड को डैमेज करा। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान ही डैमेज कर रहा है लैंड को, नहीं बाबा, इंसान के अलावा भी चीज़ें हैं जो लैंड को डैमेज कर रही है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ओवर ग्रेजिंग, मतलब ज़्यादा चरा देना अपने कैटल्स वगैरह को, माइनिंग करना, क्वायरिंग करना, इन्होंने भी लैंड डिग्रेडेशन कर दिया है। क्वायरिंग समझते हो, माइनिंग समझते हो, खदानें खोलना, उसके अंदर से मिनरल्स निकालना। माइनिंग साइट्स को अबंडन करके छोड़ दिया जाता है, मतलब बड़ी बड़ी खदानें खोली फिर उसको छोड़ दिया, और ठीक है, इस कारण से ये तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, एमपी, उड़ीसा, इस कारण से बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इनके पास खूब कैटल होती है। इन स्टेट्स के में लोगों के पास बढ़िया से बहुत सारी कैटल्स होती है, गाय भैंस होती है, इस कारण से इनका लैंड ओवर ग्रेज्ड हो चुका है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इनके कैटल्स ने ग्रेजिंग कर दी है। फिर स्टेट्स जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ओवर इरिगेशन हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी डाल दिया है, जिस कारण से वाटर लॉगिंग हो गई है। वाटर लॉगिंग से भी लैंड ख़राब हो जाता है। सेलिनिटी, नमकीनपन बढ़ गया है, एल्किनिटी भी बढ़ गई है। मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग, जब लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री कैल्साइट बनाती है, सोप स्टोन यूज़ करा जाता है, इन सब से ये सब कहाँ जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, और इस कारण से भी लैंड हमारा ख़राब हो जाता है। कुछ सालों में हमने देखा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड। जो इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी है, उस कारण से वो एक प्रॉपर एफ्लुएंट मतलब
बाहर को निकलना, जो इंडस्ट्री से चीज़ें बाहर निकलती है वो लैंड को बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर देती है, पल्यूट कर देती है। तो देर आर मैनी वेज, तो बहुत तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले पेड़ लगाओ भाई, प्रॉपर मैनेजमेंट करो। ऐसा नहीं है कि सारी तुम्हारी जो बकरी है, तुम्हारी गाय है, वो ओवर ग्रेजिंग कर जाए। ठीक है, प्लांटिंग शेल्टर बेल्स, प्लांट्स लगाओ एकदम शेल्टर, जो खेतों के यहाँ पे प्लांट्स लगा दो। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं ओवर ग्लेज, कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन करो। बुशेस, थॉर्नी बुशेस, जो डेजर्ट होता है वहाँ पे सैंड ड्यून्स होती है ना, मिट्टी का ड्यून्स बनता जाता है, जमा होती जाती है, वहाँ पे तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड को ढंग से मैनेज करो। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी पे कंट्रोल रखो। प्रॉपर इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन निकल रहा है उस पर भी प्रॉपर उसको ध्यान रखो, ट्रीट करके निकले। मतलब इंडस्ट्रीज़ के पास ना यार बहुत पैसा होता है, वो क्या करते हैं, चिंदीबाजी करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ना खूब पैसा, खूब प्रॉफिट कमाए, तो इस कारण से वो लैंड को डिग्रेड होने देते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, सोचते हैं हमारा प्रॉफिट होना चाहिए बस। तो इस कारण से इस चीज़ को रोकना पड़ेगा सरकार को। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉइल एज नेचुरल रिसोर्सेज। मिट्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मेरा नाम शीतल सहगल है और इसमें हम ना पार्ट 2 सॉइल एज अ रिसोर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और सुनो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉइल, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पूछता है ना, और ये नॉन रिन्यूएबल पूछ के तुम्हारा एमसीक्यू बना देगा। और कभी कभी इस छोटे सी लाइन के कारण तुम इसकी गलती भी कर सकते हो। ये एक मीडियम है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम माने इसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगता है। पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, सॉइल किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या पेरेंट रॉक है, क्या रिलीफ फीचर है, क्या वहाँ का वेजिटेशन है, इन सब चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारे फोर्सेस हैं नेचर के। ठीक है, जस्ट मिनट बाबा। देखो, फिर उसके बाद आता है वे, बहुत सारे फोर्सेस है नेचर के, जैसे चेंज, जो टेम्परेचर में चेंज होना, पानी का बहते हुए आना। देखो बहुत स्पीड से पानी आता है ना, तो क्या करता है, पत्थर को तोड़ना शुरू करता है, फिर टूट टूट के लास्ट में वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं जो टेक्स प्लेस करते हैं इक्वल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल की फॉर्मेशन में। फटाफट से सॉइल प्रोफाइल देख लो, बचपन में भी पढ़ा है। सबसे ऊपर वाला टॉप सॉइल होता है, उसके नीचे सब सॉइल होता है जो कि वेदर्ड रॉक, सैंडी, इसके अंदर छोटे छोटे सैंड की स्लिट क्ले होती है। तीसरा सबस्ट्रैटम के नीचे वाला पेरेंट रॉक होता है। देखो सबसे नीचे पेरेंट बेड रॉक, उसके ऊपर सबस्ट्रैटम होता है, उसके ऊपर वाला इलाका, उसके अंदर वेदर्ड पेरेंट रॉक होता है, टूटा हुआ पेरेंट रॉक है। फिर वेदर्ड रॉकी सैंड एंड सिल्ट क्ले आ जाएगा। और देखो बचपन में तो हम इससे छोटा वाला वर्जन पढ़े थे, अब थोड़ा ज़्यादा एडवांस वर्जन है, पर इसको याद कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तो फटाफट हो जाएगा। क्या क्या क्लासिफिकेशन है सॉइल की, क्लासिफिकेशन पढ़े तो सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। सबसे पहला क्या आता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पूरे नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, ये एलुवियल से बनी होती है। एलुवियल सॉइल ना बड़ी बढ़िया पौष्टिक मिट्टी होती है, इसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगते हैं। पूरी जो गंगा की, देखो जो ये देखो, ये तुम्हारा इंडिया है, ये हमारा ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट, चलो ये मेरा प्यारा भारत। और इस वाले एरिया को देखो, यहाँ वाले एरिया को ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे तुम्हें भर के एलुवियल मिट्टी मिलती है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेते हैं। देखो लोकेशन याद रखना, एमसीक्यू में पूछता है। अब इसके अंदर आता है कौन कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट है जो एलुवियल सॉइल को बना रही हैं। एलुवियल सॉइल कैसे बनता है, नदियाँ आती है ना, अपने साथ पत्थरों को तोड़ते तोड़ते मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए नदियों का बहुत बड़ा रोल है एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन में। कौन कौन सी एलुवियल सॉइल है, दे हैव बीन डिपोजिटेड 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये सॉइल राजस्थान और गुजरात में एक्सटेंड करती है। एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी होती है और डेल्टा में भी देखने को मिलती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन समझते हो ना, ये वाला प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ भी मिलेगी, गंगा के डेल्टा में भी मिलेगी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रिवर्स, देखो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे जो रिवर्स है ना, जो डेल्टा बन रहा है, उनकी बात हो रही है। महानदी देखो यहाँ पे देख लो, तो एलुवियल सॉइल देखो, ये यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, यहाँ पूरे में एलुवियल सॉइल है,
यहाँ पे और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद एलुवियल सॉइल के अंदर सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा। क्ले चिपकी चिपकी मिट्टी होती है, सैंड बिल्कुल अलग सी मिट्टी होती है, मतलब सैंड डेजर्ट में मिलती है ना, हाथ में रोगे तो हाथ से अगर छोड़ोगे सैंड को तो कोई भी सैंड का कण चिपकता नहीं है। पर जो क्लेई मिट्टी होती है ना, जो तुम्हारे गमलों में मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल, लूमी सॉइल, वो हाथ पे चिपक जाती है, हाथ गंदे हो जाते हैं उससे। और फिर उसके बाद इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर, जैसे जो स्लोप के पास होते हैं, सॉइल काफ़ी कोर्स होती है, उसके कण जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। सच सॉइल आर कॉमन, और यहाँ पे ये सारी सॉइल तुम्हें कहाँ मिलेगी, दुआर्स में, कोर्स में और तराई रीजन में, ठीक है। जो हिमालयन की बेल्ट है इसमें नदी है ना, इसके पास आगे वाले रीजन में। अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ द ग्रेन, एज सॉइल को क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। देखो, जो पुरानी सॉइल होती है एलुवियल, उसे बंगार कहते हैं, और जो नई नई बनी हुई एलुवियल सॉइल होती है उसे खादर कहते हैं। बंगाल के पास बहुत सारे कंकर होते हैं, बंगाल के पास बहुत सारे कंकर होते हैं खादर के कंपैरिजन में, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और खादर जो होता है वो तो एकदम फाइन होता है, एकदम पतली सी बढ़िया सी सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इस पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, इसके पास बहुत बढ़िया से पोटाशियम, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आइडियल होती है शुगर केन, पैडी और वीट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे गन्ने उगाए जाते हैं, पैडी माने चावल उगाए जाते हैं, वीट उगाया जाता है और दालें उगाई जाती है। और इसकी हाई फर्टाइल रीजन होने के कारण ये जो रीजन है यहाँ पे खूब पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी ब्लैक एंड वाइट जैसे होता है ना, तो काली मिट्टी में सफ़ेद रंग का कॉटन उगाया जाता है। देखो, काली मिट्टी को रेगूर सॉइल भी कहा जाता है, कॉटन उगाने के लिए बढ़िया होती है। ये कहा जाता है कि ये पेरेंट रॉक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बनने में क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लैक सॉइल के लिए। जो ब्लैक सॉइल होती है वो द टाइप ऑफ सॉइल इज़ टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। ये सॉइल डेक्कन ट्रैप में दिखेगी, ठीक है। डेक्कन ट्रैप कहाँ होता है, देखो ब्लैक सॉइल दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, ये वाला एरिया ब्लैक सॉइल का है, ठीक है। ये डेक्कन ट्रैप ना, इसे को कहते हैं, देखो डेक्कन ट्रैप। ये सेंट्रल हाईलैंड है, तुमने फिजिकल फीचर्स अगर क्लास 9th में एक बार ढंग से पढ़ा हो तो, नहीं तो कोई नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी, हेल्प कर दूंगी, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आता है दे रीजन और दे कवर द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ मिलेगा, अच्छा पता है ब्लैक सॉइल कैसे बनी। बहुत टाइम पहले ना यहाँ पे लावा फ्लो होता था, यहाँ पे वॉल्केनो था, तो उस कारण से जो मिट्टी बनी उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब तो कोई वॉल्केनो नहीं है, बहुत बहुत पुरानी बात है ये। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ हो गया, और गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। ब्लैक सॉइल बहुत छोटे छोटे क्ले मटेरियल से बनी है, ठीक है। बहुत अच्छे से मॉइस्चर होल्ड कर पाती है, ये इसकी खासियत है, मॉइस्चर होल्ड कर पाती है। इसके अंदर देखो क्या क्या मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा और लाइम मिलेगा। दी सॉइल है, इसके अंदर फॉस्फोरिक कंटेंट बड़ा कम होता है और क्रैक हो जाते हैं, जब गर्मी आती है ना तो इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं, देखो ऐसे क्रैक्स आ गए ब्लैक सॉइल के अंदर। फिर उसके बाद जब गर्मी आती है तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, और डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर जो हेल्प करते हैं फटाफट आराम से एरेशन हो पाए। क्रैक्स आ गए ना तो हवा नीचे को जा पाती है। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट, जब पानी डालोगे तो स्टिकी चिपचिपकी सी हो जाती है और काम करना इसमें मुश्किल हो जाता है। और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड अनलेस टिल्ड इमीडिएटली, तो इसलिए फटाफट इसको टिल करना चाहिए। टिल माने गुड़ाई वगैरह करके खोद इसे बेड को प्रिपेयर करना चाहिए। किस बेड को, जिस पे तुमने क्रॉप उगानी है। रेड और येलो सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के कारण डेवलप होती है, जहाँ पे कम बारिश हो, ईस्टर्न और सदर्न प्लाट ऑफ डेक्कन प्लाटू। देखो बीच वाला डेक्कन प्लाटू है ना, इसको क्लीन करती हूँ। रेड सॉइल देखो, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, काली मिट्टी भी पढ़ ली, लाल मिट्टी भी पढ़ ली। देखो ये लाल मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई, बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली ना, इसलिए मुझे जोश था ना पढ़ाने में वो नहीं आ पा रहा। मैं सोच रही वीडियो रोक देती हूँ, फिर मैं सोचूँ थोड़ा सा ही बचा, पढ़ा के ख़त्म करती हूँ। देखो आगे सुनो। फिर उसके बाद आता है, ये पता है मेरे एसएसटी पे कैसे आई, मुझे ना बहुत सारे मेल्स और कमेंट आ रहे थे कि आपने एसएसटी पे पढ़ा दो। तो आई थॉट कि पहले तो मैं सोच रही थी पहले साइंस पे फोकस करती हूँ, 9th 10th 11th का, पर मैं सोची पढ़ाई देती हूँ। दी सॉइल डेवलप लाल रंग का होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास आयरन होता है। और इट लुक्स येलो, जब इसके अंदर पानी डाल दोगे तो यही मिट्टी येलो कलर की दिखती है। लेटराइट सॉइल के बारे में बात करते हैं। लेटर मतलब ब्रिक,
जो ईंटें होती है। लेटराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होती है। देखो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, तो इसके नीचे वाला क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ऊपर वाला क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। ये एसिडिक होती है, मतलब pH 6 से कम होता है। इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्टर्न बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन सब में मिलती है। और दी सॉइल सपोर्ट करते हैं डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है। ठीक है, ह्यूमस होता है। वेजिटेशन इन सेमी एरिड रीजन इज जनरली ह्यूमस पुअर। एक मिनट रुक जाओ यार, इसको क्लियर कर देते हैं। वेयर दी सॉइल सपोर्ट डेसीडियस, जहाँ पे एवरग्रीन और डेसीडियस फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे इसके अंदर ह्यूमस होगा, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे ह्यूमस डेफिशिएंट होगी। इनका इरोजन हो सकता है, लैंड इरोजन करवाती है आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। स्पेशली कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में सॉइल को बहुत अच्छे से कॉफ़ी उगाने के लिए काम यूज़ करा जाता है। मतलब इसके अंदर प्रॉपर इरिगेशन किया जाए तो इसके अंदर क्या उगाई जाती है, कॉफ़ी। लेटराइट सॉइल जो होती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में मिलेगी। इसमें काजू उगाए जाते हैं। आपको काजू पसंद है? मुझको तो नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ किशमिश पसंद है ड्राई फ्रूट में। देखो एरिड सॉइल रेड से लेके ब्राउन कलर की होती है, सैंडी नेचर की होती है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट होता है सॉल्ट का, क्योंकि इवापोरेशन हो जाता है ना तो सॉल्ट नीचे रह जाता है, और इवापोरेशन फास्ट होता है। इनके पास ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। और अगर हम बात करें, इनके पास छोटे छोटे कंकड़ देखने को मिलते हैं। इन बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ कैल्शियम कंटेंट, कंकड़ लेयर जो होती है रिस्ट्रिक्ट करती है, पानी को फिल्टर करने नहीं देती। इनके अंदर ना नीचे वाली लेयर में छोटे छोटे कंकड़ दिखेंगे, जिस कारण से पानी नीचे को नहीं जा सकता। और फिर अगर नीचे नहीं जाता, और रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ऑफ सॉइल, अच्छे से पानी डाला तो ऊपर वाला एरिया ये कल्टीवेशन के लिए पॉसिबल हो पाता है। फिर फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करें, ये तुम्हें हिल्स और माउंटेन में देखने मिलेगा, जहाँ पे अच्छे से बारिश आती है। और अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फाउंड, दे आर लूमी टाइप के होते हैं। इसके अंदर अपर स्लोप्स में देखने को मिलेंगे, पहाड़ों पे जाते हैं ना, वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है उसकी सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। कहाँ, जब हिमालयस पे जाओगे तो इसी सॉइल में बर्फ़ भी मिलेगी। और एसिडिक नेचर होता है, जो ह्यूमस खाद वाला कंटेंट जो होता है कम होता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद आता है एलुवियल फैंस बनाने को मिलते हैं। एलुवियल फैंस मतलब ऐसे ऐसे करके एलुवियल सॉइल के फैंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है, ये वाला फ़ैन नहीं है जिससे तुम हवा करते हो, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखो डेन्यूडेशन, सॉइल कवर का हट जाना किस कारण से हो रहा है, पानी के कारण से हो रहा है। जो सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन का प्रोसेस है वो साथ साथ चलता है। ठीक है, तो इस कारण अब इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है, ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, ज़रूरत से ज़्यादा वो कैटल्स का ग्रेजिंग कर जाना। सॉइल इरोजन, जब पानी बहता हुआ आता है ना तो अपने साथ सारी मिट्टी निकल ले जाता है, तो छोटी छोटी गलियाँ बन जाती है। जैसे नॉर्मल लैंड से पानी बह रहा है तो छोटी छोटी गलियाँ बना देता है, उसे गली इरोजन कहते हैं। और जो लैंड बेकार हो जाता है कल्टीवेशन के लिए, उसे बैड लैंड कहते हैं। सच लैंड आर कॉल्ड, चंबल बेसिन का जो लैंड है उसे रिवराइंस कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए वो फेमस भी है। कभी कभी पूरी ऊपर की लेयर ही अपने साथ बहा के ले जाता है, उस चीज़ को शीट इरोजन कहते हैं। शीट को शीट इरोजन कहते हैं। और जब हवा के कारण ये इरोजन हो तो उसे विंड इरोजन कहते हैं। प्लॉइंग भी एक तरीका होता है। प्लॉइंग मतलब खोदना, ठीक है, आप प्लॉ करना, फसल के लिए प्लॉइंग करते हैं ना, प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइन की तरफ प्लॉइंग कर लेते हैं, मतलब ऐसे गड्ढे खोद देते हैं ताकि जब पानी आए ना तो बीच में यहाँ ना जा पाए, पानी के फ्लो को तोड़ने का काम कर रहे हैं। टेरेस कल्टीवेशन स्ट्रिक्ट रोक देती है इरोजन। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज के पास तो टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग पहाड़ों में सीढ़ी बना देते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं ताकि किसी भी तरीके से ना इन लोग को फ्लो पानी का रोकना है। पानी का फ्लो कम हो जाएगा तो इरोजन भी नहीं दिखेगा। शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं, जो लैंड है उसके यहाँ पे ट्रीज़ लगा देते हैं, यहाँ पे ट्रीज़ लगा देते हैं। जब हवा आती है ना तो इस ट्री से टकरा के उसकी स्पीड रुक जाती है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अपना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अब मैं इसका तुम्हें PDF दे दूँगी इंपॉर्टेंट नोट्स का। मेरे टेलीग्राम चैनल को तुम लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम से तुम लोग कनेक्ट भी हो सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। अपना ध्यान रखना।